हाय एवरीवन, दिस इज़ राजेश सिंह। वेलकम बैक टू द आरजेएस एकेडमी। ये हमारी आज मटेरियल कॉस्टिंग की 6th क्लास है, जिसमें हम स्टोर लेजर अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे थ्रू वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। हो सकता है आज ये आपकी फ़र्स्ट क्लास हो। मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे देता हूँ 1 मिनट का कि ये स्टोर लेजर अकाउंट आखिर हम मेंटेन ही क्यों करते हैं, फिर हम अपने वेटेड एवरेज प्राइस को जंप करेंगे। ओके, आइए आप मेरे साथ यहाँ देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को एक फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या करती है कि मार्केट से एक सप्लायर के थ्रू एक सर्टेन पीरियड के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करके अपने वेयर हाउसेज़ में रखवा देती है, और जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, वो यहाँ से इशू करती रहती है रॉ मटेरियल। ओके जी, ये तो हमने क्वांटिटी की बात करी। अच्छा, प्राइस इसका क्या होता होगा? हाँ जी, आप जानते हैं कि जब भी कोई सप्लायर से हम कुछ परचेज़ करेंगे तो वो तो प्राइस ये अपना तय करेगा कि जी हमें उसको किस प्राइस में सेल करना है। ओके, उस प्राइस पे हम यहाँ परचेज़ करके वेयर हाउस में रख लेते हैं। लेकिन जब वेयर हाउस से हम फैक्ट्री में जब इशू करते हैं ना प्रोडक्शन के लिए, तो यहीं पे हमें डिफरेंट मेथड से अलग अलग प्राइसिंग करनी होती है कि हम किस प्राइस पे इशू करें फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो आप हो सकता है आप ये फीफो लीफो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। अगर आपको सीखना है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। आज हमें बस ये जानना है कि वेटेड एवरेज मेथड से हम इस इशू प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी देखिए, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है टोटल क्वांटिटी से। वो आपकी जो पर यूनिट प्राइस आएगी ना, वही आपकी हो जाएगी इशू प्राइस। ठीक है जी, ये तो अजीब सा रहा, हमें समझ में नहीं आया। हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके अभी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिर भी आप ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए कि आपके पास वेयर हाउस में अभी प्रेजेंट टाइम में 1000 रुपीज़ की रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो 100 यूनिट की है। ओके जी, हमें ये समझ में आ गया। तो हम किस प्राइस पे इशू करेंगे? कुछ नहीं करना आपको। टोटल जो आपका अमाउंट है ना 1000 का, उसे 100 क्वांटिटी से आप डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट ₹10 आया ना, उस 10 रुपये पे हम इसको इशू करेंगे। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि कितने अमाउंट की आपके पास क्वांटिटी पड़ी है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी है, उसे आप हमेशा डिवाइड कर देंगे, और जो भी आपकी पर यूनिट प्राइस आएगी उसी प्राइस पे आप इशू कर देंगे प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए। ओके, आइए मेरे पास एक क्वेश्चन है सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल का। आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे। आप ना एक एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ ना डिस्प्ले कर नहीं पाऊँगा, तो आपको देखने में कोई परेशानी ना हो पाए। ओके, आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता क्या है हमसे? कह रहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइसिंग ऑफ इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ओके, ये जो है ना, ये हम प्रीवियस क्लास में सिंपल एवरेज कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो टारगेट है वो वेटेड एवरेज का है। मेरी प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं अगर आपको ये देखना होगा। देखिए, हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, 2012 मार्च का डेटा है हमारे पास, और ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि बहुत सारे इन्होंने कुछ परचेज़ करे हैं और बहुत कुछ इन्होंने इशू करे हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि ये क्वेश्चन तो आपको सीरीज़ में दे रखा है कि पहले 1 2 5 7 ऐसे करके सीरीज़ में दे रखा है, क्योंकि इसमें मिक्स है, परचेज़ भी किस डेट को हुआ है और वैसे ही इश्यूज़ किस डेट को हुए हैं। कुछ बुक्स में क्या होते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि पहले सारे के सारे परचेज़ दे देते हैं और उसके बाद इश्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, और डेट आगे पीछे रहते हैं। आपको क्या करना है कि उसी सीरीज़ में पिक करना है जिस सीरीज़ में ये है कि 1 2 5 7, मतलब सीरीज़ में है ना, वैसे ही सीरीज़ में आप में से दोनों से पिक करके और पहले उसी को करना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए आप। चलिए हम इस क्वेश्चन में पहले आंसर करना है, इसको सीखते हैं। आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। ओके, देखिए मैंने ये फॉर्मेटिंग कर ली है इस क्वेश्चन की, आप भी ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा जी, बहुत बच्चे अब कहते हैं कि हमें तो फॉर्मेटिंग करने नहीं आती। बहुत आसान है, आपको एक डेट का कॉलम बनाना है और इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। उसके बाद आपको 3 मेन कॉलम बनाने हैं, पहला रिसीट का, दूसरा इश्यूज़ के और तीसरे बैलेंसेस के। ठीक है, और इसमें आपको 3 वैसे बनाने होते हैं। यहाँ पे हमने तीसरा नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, आप चाहे तो बना भी सकते हैं और चाहे तो ना भी बना सकते हैं। बैलेंसेस में हमें 3 कॉलम कौन से वाले हमने नहीं बनाए,
जी हमने प्राइस वाले नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया भैया, बनाना चाहिए था हमें। देखो हम बना भी लेते ना तो हमारे लिए वो इरेलेवेंट रहता। क्यों इरेलेवेंट है, आप समझेंगे इसे। जैसे कि मानिए आप रिसीप्ट करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, आपको रिसीट हुआ, आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया, वो इश्यूज़ वाला कॉलम यहाँ है। तीन चीज़ें आपको दिखानी होती है, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। ठीक है, वैसे ही क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। लेकिन ये बैलेंस वाले कॉलम में हम ना प्राइस वाला नहीं दिखा रहे कॉलम। क्यों नहीं दिखा रहे, आप थोड़ा इसको समझेंगे। जब आप लीफो और फीफो मेथड फॉलो करते थे तो वहाँ आप क्या करते थे कि बैलेंसेस को ना हमेशा कुछ इस तरीके से अपडेट करते थे कि जो पहले आया हमने उसे दिखाया, उसके बाद फर्दर हमने कोई और रॉ मटेरियल परचेज़ किया है उसे भी अलग से दिखाते थे। हम हर क्वांटिटी को अलग अलग दिखाते थे, ठीक है। और हमारी प्राइसेस भी वहाँ हम अलग अलग दिखाते थे। जैसे हम इशू करते थे तो हम देख लेते थे कि हम लीफो फॉलो कर रहे हैं कि फीफो फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसेस भी डाल देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि हम हमेशा जो भी हमारे पास, मान लो क्वांटिटी हमने रिसीट करी है, मान लीजिए आप 100 यूनिट पहले रिसीट करी, अपने बैलेंसेस में 100 दिखा दिए। नेक्स्ट आप 200 यूनिट्स आप फिर से रिसीट करेंगे तो पहले 100 और उसके बाद 200 को कॉपी नहीं करेंगे यहाँ, मतलब कैरी डाउन करने वाला यहाँ पे नहीं है, वैसा नहीं है सिचुएशन। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधे उसी में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे कि जी पहले से हमारे पास 100 क्वांटिटी थी ना, हाँ जी, उसके बाद आपने 200 क्वांटिटी मंगाई ना, हाँ जी, तो टोटल मेरे पास 300 क्वांटिटी हो गई। मैं वैसे करके उसका क्वांटिटी और उसके पास टोटल जो अमाउंट हो गया वो एक ही बार में दिखा दूंगा। मतलब मुझे अलग अलग सेपरेट करके नहीं दिखाना, इसमें एक ही बार में मुझे दिखा देना है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जब आपने रिसीट किया था, हो सकता है ये पहली जो 100 यूनिट आपने रिसीट करा उसका पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये का था, और वैसे ही आपने जो 200 मंगाए थे क्वांटिटी दूसरी बार में, दूसरे लॉट में, उसकी 15 रुपये प्राइस थी। तो यहाँ 10 रुपये और 15 रुपये अलग अलग थे। लेकिन अब जब यहाँ पे आप एक ही बार में दिखा रहे हैं 300, तो कैसे बाइफरकेट करके आप प्राइसेस दिखा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ना इरेलेवेंट सा हो जाता है, तो हम इसीलिए हमने बैलेंस का कॉलम बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, आइए आप ज़्यादा और बेहतर अच्छे से समझने के लिए हम एक अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए आप मेरे साथ क्वेश्चन देखेंगे। आपने देखा कि हमारे पास 2012 का कुछ डेटा गिवन है। हमने सबसे पहले तो 2012 लिख दिया और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ मार्च की ही है। ठीक है, तो मैं एक बार में ही मार्च लिख देता हूँ, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए मार्च 1 को हमने देखा कि ये कह रहे हैं कि जी हमने 100 यूनिट परचेज़ करे और जो प्राइस है पर यूनिट वो 10 रुपीज़ की है। आप यहाँ क्वांटिटी में 100 यूनिट दिखा देंगे जी। रिसीट में आपने परचेज़ किया ना, हाँ, आपके पास जो आएगा वो रिसिप्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे, आपने जितने इशू कर दिए वो इश्यूज़ वाले कॉलम में दिखाएंगे, और जितने रिमेनिंग बैलेंसेस रहेंगे वो बैलेंसेस में दिखाएंगे। ओके जी, ये तो हमें आता ही है। और जो पर यूनिट प्राइस है ना वो 10 रुपये की है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1000, तो आपने अमाउंट में 1000 दिखा दिया। जैसे ही आपने यहाँ पे किया आप उसी वक्त बैलेंसेस को भी एक बार अपडेट कर देंगे। ठीक है कि जी मेरे पास जो क्वांटिटी है ना अब तक वो 100 यूनिट्स की है, और इस 100 यूनिट का जो टोटल अमाउंट है ना वो 1000 का है। ओके, हमें यहाँ प्राइस पर यूनिट नहीं दिखाना। ओके, अब तक हमने फर्स्ट डेट कंप्लीट कर ली। अब सेकेंड डेट को देखेंगे मेरे साथ। कह रहा है कि 2 मार्च को इन्होंने 200 यूनिट परचेज़ करे हैं। मार्च 2 को इन्होंने 200 यूनिट परचेज़ करे हैं और जो पर यूनिट प्राइस है वो 10 रुपये 20 पैसे की है। ओके, आप मुझे अमाउंट बता दें कितना हो जाएगा। 2040 रुपीज़। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही एक डेट को हमने लिखा उसको हम क्या कर देंगे, बैलेंसेस को ले जाके अपडेट कर देंगे बैलेंसेस में। अच्छा, मेरे पास पहले 100 यूनिट पड़ी थी, मैंने 200 यूनिट फिर से मंगा लिए। ओके, तो मेरे पास टोटल अब तक कितनी क्वांटिटी हो गई 300। ओके, और टोटल अमाउंट में मैं कितना दिखाऊंगा, जब मेरे पास 100 थे तो 1000 का अमाउंट था, फिर मैंने 2040 रुपीज़ का सामान और मंगाया। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, जो भी मेरा हो जाएगा टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3040। ओके, आपने लीफो और फीफो में कितना था, पेचीदा था, बार बार उसको ना कैरी डाउन करना पड़ता था, इसको सेपरेट, फिर जो आया उसको सेपरेट हमें दिखाना पड़ता था, और बैलेंसेस मेंटेन करने में मतलब प्रोसेसिंग था, मैं बार बार करना था। लेकिन ये जो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज मेथड है ना, ये दोनों काफ़ी आसान है, इनमें ना बहुत ही छोटे से में हमारा आंसर हो जाता है। ओके, अब तक हमने
इशू नहीं किया तो वेटेड एवरेज हमने लगाया ही नहीं। लेकिन अब आप केयरफुली यहाँ देखेंगे कि 5 मार्च को हमने क्या किया है। 5 मार्च को हमने 250 यूनिट इशू करे हैं। इशू करा है तो इशू वाले कॉलम में आ जाएंगे, और क्वांटिटी में 250 यूनिट हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। सारा बस आपको यहाँ पे यही समझना है कि जी हम प्राइस क्या लें, इशू प्राइस पर यूनिट हम क्या लें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से। ओके, वही मैंने इसको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए वर्किंग नोट बना दिया है। आप भी ऐसे करेंगे कि जो हम 5 मार्च को जो इशू कर रहे हैं ना, उसकी पर यूनिट प्राइस क्या होगी। देखिए, अब तक आपके पास यही ना 300 यूनिट्स बचे हैं। हाँ जी, ये क्वांटिटी है और अमाउंट इसका कितना है, 3040 रुपीज़। आप इसको निकाल लेंगे, 3040 डिवाइड कर देंगे इसे 300 से। मतलब आपने फॉर्मूला लगा लिया ना कि टोटल कॉस्ट ये वाली है, आपने डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी से। ठीक है, अब ये जो आपका आ जाएगा ना, यही तो आपका पर यूनिट कॉस्ट होगा। आप मुझे बताएंगे कितना आया, 3040 डिवाइड बाई 300, ये 10 रुपये 13 पैसे हमारे आ जाएंगे। ये किस चीज़ का आ गया हमारा प्राइस जी, ये इशू प्राइस आ गया। इस रेट पे ना हम किसको इशू कर देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ओके, अब इसको आप अमाउंट मुझे बता दीजिए, 250 इंटू 10.13 कितना आ जाएगा हमारा, ये 2532 रुपये आ जाएंगे। अच्छा 0.5 है, चलिए मैं इसे एक ऐड ले लेता हूँ, 33 ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया 2533 रुपये। ओके, जैसे ही आपने इशू किया, फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे ना अपने बैलेंसेस को अपडेट करना है। आइए आप मेरे साथ बैलेंसेस अपडेट करेंगे कि 300 में से जी 250 तो हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन को, तो अभी हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे, सिर्फ 50 यूनिट्स। और ओके, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा जी, ये 300 यूनिट्स हमारे पास थे 3040 रुपीज़ के, जिसमें से हमने 2533 का हमने इशू कर दिया। रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगा वही तो होगा 50 यूनिट का। हाँ जी, बहुत आसान है ये। आइए, तो 3040 माइनस मैं 2533 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 507। 507 रुपये की मेरे पास एट प्रेजेंट गोडाउन में सामान या मतलब रॉ मटेरियल अभी पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट डेट आप चेक करेंगे, 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 7th को कह रहा है कि 200 यूनिट इन्होंने परचेज़ किया है। 7th को इन्होंने 200 यूनिट परचेज़ किया है, आप रिसीट वाले कॉलम में दिखाएंगे, और जिसका रेट क्या है 10 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने परचेज़ किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2100। ओके, और जैसे ही आपने चाहे रिसीट किया चाहे इशू किया, आप सीधे बैलेंसेस को एक बार अपडेट कर देंगे। मेरे पास 50 यूनिट पहले से पड़े थे, 200 यूनिट मैंने और मंगा लिए, टोटल मेरे पास 250 यूनिट्स अभी अवेलेबल हैं। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 2100 का भी मैंने मंगाया और 507 रुपये के मेरे पास पहले से पड़े थे, ये कितने हो जाएंगे, 2607 रुपये का हो जाएगा। ओके जी, ये अब तक आसान रहा। हाँ जी, आप नेक्स्ट डेट को चेक करेंगे कि 10th को आपने फर्दर परचेज़ किया है। कितने यूनिट हमने परचेज़ करे हैं 10th को, 300 यूनिट हमने परचेज़ किया है, और जो रेट है वो कितने का है, 10 रुपये 80 पैसे का। ओके, आप अमाउंट मुझे बता देंगे, 300 इंटू 10.80, 3240 रुपये के हमने फिर से परचेज़ करे। ओके, जैसे ही आपने परचेज़ किया, आप तो जानते ही आपको बैलेंसेस को अपडेट कर देना है कि जी 250 मेरे पास पहले गोडाउन में पड़े हैं यूनिट्स, फर्दर मैंने 300 यूनिट्स और परचेज़ कर लिए, टोटल मेरे पास कितने हो गए 550 यूनिट्स। और अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले 2607 रुपये के थे, फिर मैंने 3240 के और मंगा लिए, दोनों को ऐड कर दूंगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट प्लस 2607, ये 5847 रुपये का मेरे पास गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट डेट चेक करेंगे कि 10 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया ना। हाँ जी, नेक्स्ट जो मेरी डेट है वो 13 को है,
क्या हम कर रहे हैं 13 तारीख को जी, हम इशू कर रहे हैं 200 यूनिट्स। ओके, 200 यूनिट। अच्छा, आप क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ये जॉब के नंबर और साथ में MRN नंबर होता है, ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर। ये ऐसे ही नंबर, नाम एक दे दिया जाता है कि किस नाम को हमने इशू करा। हर ना लॉट का एक नाम होता है, तो बस ये एक नाम है और कुछ नहीं है। 15-17 ऐसे करके दे रखे हैं। ओके, 200 यूनिट हमने क्या करे 13 तारीख को इशू कर दिए। अब हम जब इशू करेंगे ना तो हमारे सामने फिर से वही समस्या आती है कि इशू प्राइस हम क्या लें। इसी में तो हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और आप जानते हैं ये वेटेड एवरेज आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे सिंपल है। क्या हम लें, देखिए अब तक आपके पास गोडाउन में टोटल 5,847 रुपये का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी 550 यूनिट में है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे इस क्वांटिटी से, जो पर यूनिट आएगा वही हो जाएगा आपका इशू प्राइस। बहुत ही सिंपल है ये। हाँ जी, चलिए आप मेरे साथ एक बार करके बताएंगे कि ये 5,847 रुपये का गुड्स पड़ा हुआ है मेरे पास और इसकी जो क्वांटिटी है वो 550 यूनिट्स की है। पर यूनिट कितना आ जाएगा इशू प्राइस, और ये आ जाएगा 10 रुपये 63 पैसे। अच्छा, मैं इस प्राइस पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे इशू कर दूंगा। 200 यूनिट्स इनको चाहिए ना। हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए अमाउंट कितना आ जाएगा। 2126 रुपये। ये मैंने 2126 रुपये का इशू कर दिया। अब जैसे ही मैंने इशू कर दिया मैं क्या करूँगा, अपने बैलेंसेस को अपडेट कर लूँगा दोनों फॉर्म में, क्वांटिटी में भी और अमाउंट में भी। 550 यूनिट में 200 यूनिट तो मैंने यहाँ पे इशू कर ही दिया, तो मेरे पास कितने बचे, 350 यूनिट्स बच गए। और अमाउंट कितना हो जाएगा, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को आप माइनस कर देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5847। ओके जी, 3721। मेरे पास 3721 अमाउंट का अभी भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है मेरे गोडाउन में और क्वांटिटी कितनी है जी, 350 यूनिट्स अभी भी बचे पड़े हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी डेट क्या है चेक करेंगे। नेक्स्ट मेरी डेट है 18 तारीख। 18 को मैंने क्या करा है, इशू करे हैं फर्दर मैंने 200 यूनिट्स। ओके, फर्दर आप यहाँ 200 यूनिट क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। और फिर से आपके पास वही, अब भैया अब तो हमें ये आ ही गया, बहुत आसानी है। इशू प्राइस आप क्या लेंगे, वही अब तक आपके पास 3721 रुपये का सामान पड़ा हुआ है गोडाउन में और वो क्वांटिटी जो है 350 यूनिट्स हैं। आप अमाउंट में से क्वांटिटी को, मतलब कॉस्ट में से क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट आ जाएगा आपका प्राइस, वही तो आपको बताना है। ओके, 3721 में आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 350 यूनिट से। अब जल्दी बताइए मुझे कितना पर यूनिट जो कॉस्ट है ना, ये भी देखिए इत्तेफाक से 10 रुपये 63 पैसे का ही आया। ओके जी, बहुत आसान है ये। हमने यहाँ पे 10 रुपये 63 पैसे पे फर्दर इशू कर देना है 200 यूनिट और अमाउंट कितना आ जाएगा, 10.63 इंटू 200। ओहो सेम ही तो है, मैंने देखा ही नहीं। ये भी मेरा 2126 रुपये का ही हो जाएगा। ओके जी, 350 यूनिट्स थे मेरे पास, उसमें से मैंने 200 यूनिट फर्दर क्या करे, इशू कर दिए। मेरे पास गोडाउन में कितने यूनिट बचे होंगे, 150 यूनिट। और अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले 3721 रुपये का था जिसमें से मैं 2126 रुपये को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा। ओके जी, ये मेरा 1595 रुपये का सामान अभी भी गोडाउन में अवेलेबल है। अच्छा, गोडाउन कह लें, स्टोर कह लें, आप वेयर हाउस कह लें, सबका एक ही मतलब है। वैसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, बट कोई नहीं, मैं अगली बार से वेयर हाउस ही बोलूँगा। ओके, अब नेक्स्ट डेट आप चेक करेंगे जी। 18 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो मेरी डेट है वो 20 तारीख की है। 20 में हम क्या कर रहे हैं, अब देखेंगे 100 यूनिट इन्होंने क्या करा है, फर्दर परचेज़ किया है और रेट क्या है जी, वो 11 रुपीज़ पर यूनिट का है। ओके, टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट हो गया 1100 रुपये का। जैसे ही आप या रिसीट करेंगे या इशू करेंगे, आपको क्या करना है, अपनी बैलेंसेस को अपडेट कर देना है।
हाँ जी भैया, ये तो मेरे को आता है। 150 में 100 आप ऐड करेंगे, 250 यूनिट्स हो गए, और अमाउंट आपके पास कितना हो गया, 1 1 2 6, 2695। 2695 रुपये का अभी भी आपके पास गोडाउन में सामान अवेलेबल है। ओके जी, सबसे अब मेरे पास एक ही डेट पड़ी है, वो मेरी लास्ट डेट है। कौन सी? 25 को मैं देखूंगा मैंने क्या किया है। इशू करा है 150 यूनिट। इशू वाले कॉलम में आ जाएंगे और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 150 यूनिट इशू कर देंगे। ओके भैया, हम इसकी इशू प्राइस क्या लें? अब आपको तो कैलकुलेट करना आता ही है जी, कितना लें। अभी हमारे पास जो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में वो 2695 की है, और क्वांटिटी इसकी 250 यूनिट्स है। अमाउंट में से यूनिट्स को आप क्या करेंगे, क्वांटिटी को मतलब डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। हाँ जी, आप कर दीजिए मेरे साथ, डिवाइड कर देंगे 250, कितना है, 10.78। ओके, तो नेक्स्ट जो हम इशू करेंगे यहाँ पे 25 को, वो 10 रुपये 78 पैसे पे हम इशू कर देंगे। ओके भैया, और इसका अमाउंट कितना आ गया, 150 यूनिट है तो 1617 रुपये। ओके, और ये एक आखिरी बार अपनी बैलेंसेस को अब अपडेट कर देंगे कि हमने क्या करा है, 250 यूनिट में से 150 यूनिट इशू कर दिया, और तो हमारे पास सिर्फ 100 यूनिट्स हमारे स्टॉक में रह गए। और ये पहले जो हमारे पास 250 थे वो 2695 के थे, जिसमें से 1617 के आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2695। ओके जी, ये 1078 रुपये की सामान आपके रॉ मटेरियल जो है वो गोडाउन में अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए, अब थोड़ा सा इसे हम कंपेयर करेंगे किससे। इससे पहले जस्ट आपने इसके प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। देखिए, सिंपल एवरेज में ना हमें बार बार जो इशू प्राइस हम लेते थे ना, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हम कंसीडर करते थे, क्वांटिटी को वहाँ हम कंसीडर नहीं कर, मतलब इस अमाउंट को कंसीडर नहीं करते थे, हम सिर्फ किसको, प्राइसेस को लेते थे। ये नंबर ऑफ़ प्राइसेस लेते थे, मतलब 1 2 3 सपोज़ इन तीनों को लेके ज़रूरत पड़ती थी तो हम चारों को पिक करते थे। जितने भी हैं इसमें हम देखते थे कि कौन सा वाला अभी हमारे पास जो गोडाउन में अवेलेबल है उसमें कौन कौन से प्राइसेस के अवेलेबल हैं। तो उसमें आप सिर्फ प्राइसेस लेते थे और डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ़ प्राइसेस में, ठीक है। उसमें आप ना ये अमाउंट नहीं लेते थे, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप अमाउंट ले रहे हैं और वेटेड निकालने के लिए उसे डिवाइड कर रहे हैं क्वांटिटी से, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा आपको ज़रूर दिमाग लगाना पड़ता था कि जिस क्वांटिटी में से मैं इशू कर रहा हूँ उस क्वांटिटी में कौन कौन से प्राइसेस के अवेलेबल हैं मेरे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाली है ही नहीं, इस क्वांटिटी वाली जो हमने 100 यूनिट ली है, 100 यूनिट सपोज़ आपने लिया था वहाँ पे, और इस मान लीजिए कि इस 300 में तो अवेलेबल है लेकिन इस 250 में ये 100 अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में आप इसकी प्राइस को भी कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है। तो वहाँ हमें थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाना होता था, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना। एट द एंड हम चेक करते थे कि कितनी हमारे पास अमाउंट है यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे उसे क्वांटिटी से, जो भी पर यूनिट कॉस्ट आया उसी पे हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आइए मेरे साथ अब थोड़ा सा आप डेफिनेशन ज़रूर देखेंगे क्या कह रहा है। आइए, कह रहा है कि दिस मेथड रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज मेथड इन दैट इट ऑल्सो takes into account the quantities which are used as weights in order to find the issue price. ओके, फर्स्ट लाइन तो आपने यहाँ पे देखा कि दिस मेथड रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। वहाँ पे आपको बार बार कंसिडर करना था कि जो ये प्राइसेस हैं उस प्राइसेस के हमारे पास जो स्टॉक हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। क्या पता हमने वो जो पहली हमने मंगाई थी क्वांटिटी वो इशू कर दिया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, आगे कह रहा है कि दिस मेथड uses total cost of material available for issue divide by the quantity available for issue। हाँ जी, वही करके इसी लाइन का हमने फार्मूला बना दिया कि इशू प्राइस क्या हम लें। हमने लिखा यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक डिवाइड कर देते हैं उसे टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। तो ये बार बार बोलना थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप सीधा सीधा याद रखेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, बस। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही।
आनी चाहिए। और इन केस अगर अभी भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं 100% कोशिश करूँगा कि उसे आंसर कर पाऊँ। तो ओके, बस आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, याद से करें, ठीक है। बाकी आप टच में रहें, मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।